मुसलमानों को आरक्षण देगा अधिकार। और इनका तरीका क्या है? झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। क्या उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है? जितना ऊंचाई पे उन्हें जाना था वो जा चुके हैं। अब ऊपर से लुढ़कना शुरू कर दिया उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। 24 की लड़ाई का 5वां चरण पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीटों पर करीब 58% वोटर टर्नआउट हुआ है। 2019 के मुकाबले यह करीब 1% कम है। उधर 5वें चरण की बात करें तो हॉट सीट्स पर जैसे अमेठी और रायबरेली में वोट प्रतिशत बढ़ा है। इस वोटर टर्नआउट के क्या मायने हैं, आज सियासी विश्लेषकों के साथ हम इसी का विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले यूपी की कुछ अहम सीटों के वोट प्रतिशत पर नजर डालते हैं। तो चलिए शुरुआत सबसे पहले अमेठी से करते हैं। 2019 में यहां पर कितने परसेंट वोटिंग हुई थी और 2024 में क्या स्थिति है? 2019 में 54.05% वोटिंग हुई, तो 2024 में यह बढ़ गई 54.40, यानी लगभग 55% के आसपास यहां का पोलिंग परसेंट रहा। अमेठी के बाद अब हॉट सीट रायबरेली, क्योंकि इस बार राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में हैं। रायबरेली में 2019 में 56.26% वोट पड़े, तो इस बार 58.44% पोलिंग परसेंटेज रहा। यानी 2019 के मुकाबले 2024 तक आते आते लगभग 2.5% का उछाल या वोटिंग परसेंटेज में आया। अब राजधानी लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ में 2019 में क्या स्थिति थी? 2019 में लखनऊ के अंदर 54.30% वोटिंग हुई, लेकिन इस बार कुछ कम रह गई 2019 की तुलना में। यानी 2024 के आम चुनावों में लखनऊ के अंदर 52.23% वोटिंग प्रतिशत रहा। आगे बढ़ते हैं, मोहनलालगंज की बात करते हैं। मोहनलालगंज में स्थिति बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं होती दिखाई देती, क्योंकि 2019 में यहां 62.54% वोटिंग हुई, तो 2024 में आते आते 62% वोटिंग जो है वो यहां पर देखी गई। तो ये तमाम सीटें हैं जो कि 5वें चरण के अंतर्गत आती हैं, और उनमें क्या वोटिंग परसेंट रहा वो हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार, प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार, ज्ञानेश श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है आप तीनों का। तो चलिए इसी बात का विश्लेषण करते हैं। और रतिभान त्रिपाठी जी, आपसे अगर शुरुआत की जाए तो 2019 और 2024 का ओवरऑल आंकड़ा अगर आप उठा करके देखेंगे, मतलब इसमें जितनी 14 सीटें आती हैं तो बहुत व्यापक परिवर्तन तो नहीं है। कहीं 2.5% ज्यादा है तो कहीं 2.5% कम है, कहीं लगभग उसी के आसपास परिस्थिति बनी हुई है। तो इस वोटिंग टर्नआउट को आखिर किस रूप में देखना चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है सियासी दल अपने अपने मायने तो निकालेंगे। आप इसे किस तरह देखते हैं और किन पैरामीटर्स पर यहां चर्चा की जानी चाहिए? है वो चरण दर चरण बदलता गया है। जो इस बार का रायबरेली के मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड का जो वोटिंग ट्रेंड रहा है, मोटे तौर पर लगभग वैसा ही बुंदेलखंड में भी उसी तरह से मतदान देखा गया, बुंदेलखंड में और मध्य उत्तर प्रदेश में भी। रायबरेली में थोड़ा बढ़ा है 2-2.5%, बाकी जगहों में कहीं एक थोड़ा बहुत कम है, कहीं बराबर है। लेकिन ओवरऑल ऐसा है कि पिछली बार के मुकाबले वोटर्स बढ़े हैं, तो वो जो वोटिंग परसेंट घटा है वो उतने वोटर कर लेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब रही बात कम वोटिंग परसेंट बढ़ने की, तो गर्मी कुछ ज्यादा ही है इस बार जी। 45% के इर्द गिर्द पारा है, लोगों का इंटरेस्ट कम दिख रहा है। इसे एक तो गर्मी की वजह से, दूसरा ये कि इस बार जो सत्ताधारी दल है और जो विपक्षी दल है, इन दोनों ने कहीं ना कहीं भ्रम भी पैदा किया हुआ है लोगों के मन में। लोग समझ नहीं पा रहे हैं
कि वो किसके साथ जाए, तो बहुत लोग तो इस रूप में भी उदासीन हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों लड़ाई जहां दिख रही है वहां भी वोटिंग परसेंट लगभग बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन जहां लड़ाई दिख रही है वहां वोटिंग परसेंट कम है, ये भी है। तो सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों के दोनों के लिए चिंता की बात है। कोई ये कयास लगाना कि नहीं इनके लिए अच्छा है और उनके लिए खराब है, या उनके लिए खराब है। यानी परिस्थिति लगभग 2019 के आसपास ही नजर आती है। उछाल है तो कुछ ज्यादा है, मैक्सिमम 2.5% के आसपास नजर आता है। कमतर है तो पॉइंट समथिंग % में है, तो क्या उसको बहुत ज्यादा गिरावट कहा जाना चाहिए? ये बहुत से ऐसे बिंदु हैं कि बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो सब इसके अपने अपने मायने निकाल सकते हैं। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे बीच में है। प्रभात जी, इन आंकड़ों को अगर आप उठाकर देखें वोटिंग % को, तो क्या इसको देखने के बाद क्या किसी एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र करना चाहिए? सत्ता परिवर्तन की लहर है, क्या इसका जिक्र करना चाहिए? इससे क्या मायने निकाले जाने चाहिए? देखिए दीक्षा जी, मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि जब वोटिंग टर्नआउट कम होता है तो वो जरूरी नहीं है कि सत्ता पक्ष के लिए नुकसानदायक हो। लेकिन अगर हम सीट वाइज सीट अगर विश्लेषण करते हैं तो इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग तरीके का है। हम अगर इंडिया गठबंधन और भारतीय एनडीए को सामने लेते हैं, लेकिन हम मायावती फैक्टर को पीछे छोड़ देते हैं। मायावती फैक्टर हर सीट पे बड़ा काम किया है। और आपको याद होगा दीक्षा जी कि 2014 में जब मोदी जी आए थे और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट हुए थे, तो देश में एक परिवर्तन की एक लहर हुई थी। उस लहर में दलित मतदाता पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया था। हम अगर बात करते हैं सीट वाइज सीट, तो दलित मतदाता इस बार निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ रही है तो वो हर सीट पे उसने एक ऐसे समीकरण के आधार पे अपने प्रत्याशियों को उतारा है जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं डेंट लगा रहे हैं। क्योंकि वो डेंट जो भारतीय जनता पार्टी का है वो कहीं ना कहीं दलित मतदाता से, और क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने के शीर्ष नेतृत्व ने ओबीसी की बात कही कि पूरे देश में ओबीसी को मैंने आगे बढ़ाया। आप और बारीकी में चले गए प्रभात जी, आप SC ST OBC इस पर हम आएंगे एक एक करके, लेकिन सबसे पहले इस आंकड़े से क्या समझना चाहिए? ज्ञानेश जी, आपका क्या आकलन है? 2019 और 2024 दोनों का 5th फेज का पोलिंग % हमारे सामने है, तो क्या ये कहना कि ये कोई सत्ता परिवर्तन की लहर है, लोगों की नाराजगी है, या ये कहना कि किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो सकती? लगभग परिस्थिति वैसी ही या उसके आसपास ही नजर आती है जैसे 2019 में तकरीबन देखा, थोड़ा सा मत प्रतिशत सुधरा जरूर है? देखिए, इस बार का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप याद करिए चुनाव के पहले ऐसा माना जा रहा था कि आएगा तो मोदी ही, और जैसे ही ये चुनाव शुरू होता है उसके बाद वोटिंग परसेंटेज का कम होना, मुद्दा बार बार चेंज होना, और अभी जो परसेंटेज कम आ रहा है, वोटिंग के लिए लोग कम जा रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो हमारा तंत्र है। उसके लिए चुनाव आयोग को आप कह सकते हैं। ऐसा कोई कैंपेन नहीं दिखा पूरे चुनाव में, 5 चरण के चुनाव हो गए हैं, कि चुनाव आयोग कुछ दिखाए कि नहीं आप वोट दीजिए, बस अपील कर दिया और काम खत्म। चुनाव आयोग, अभी जो आपको मैंने बताया भी था पहले भी, कि एक जो सर्वे आया था कि चुनाव आयोग यानी तंत्र पर लोगों का भरोसा कम हुआ है। लोग मान रहे हैं कि हमारे वोट का कोई कीमत नहीं है, और ये धारणा वोटरों के बीच में जाने लगा है, इसलिए टर्नआउट कम हो रहा है। रही बात की जो हाई प्रोफाइल की सीटें हैं, वहां भी ऐसा कुछ रुझान नहीं मिल रहा है, तो इसका एक ही अर्थ लगाया जा सकता है कि ये जो 7 फेज के जो चुनाव हो रहे हैं, हर फेज में चुनाव का समीकरण बदल रहा है, और हर फेज के बाद ही आप कुछ आकलन कर सकते हैं। एक पहले क्या होता था कि मोदी जी की लहर है या किसी पार्टी की लहर होती, लहर नाम की चीज नहीं होने की वजह से इसका वोटिंग परसेंटेज पर भी असर। यानी आप ये मानकर चल रहे हैं कि इन आंकड़ों को अगर उठाकर देखा जाए इस फेज के, तो लहर नाम की जैसी कोई चीज नजर नहीं आती। रतिभान त्रिपाठी जी, 2019 में हमने देखा कि लहर पर बात हुई कि मोदी लहर है, और आंकड़ों के रूप में वो बाद में सामने भी आई जब एक्चुअल रिजल्ट आया। तो अभी भी आंकड़ा तकरीबन 19 के आसपास ही है, पर कुछ विश्लेषक मान रहे हैं कि लहर जैसी परिस्थिति अब नहीं है। आपको क्या लगता है, जो मुद्दे उठाए गए, जनता के सामने जो रिपोर्ट कार्ड रखा गया और जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेनिंग चली, क्या वाकई इस फैक्टर को इन चुनावों में फिलहाल साइड रख देना चाहिए कि कोई एक चेहरा या किसी लहर का कोई असर नहीं?
देखिए लहर जो है वो दिख भले नहीं रही, लेकिन मुझे तो लगता है कि कुछ अंडर करंट है जो लोगों को न बोलने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन वोट का जो तरीका है वो लगभग वैसा ही। आप ऐसे देखिए कि जब शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि आएगा तो मोदी, वो ट्रेंड को नेता जरूर कह रहे थे, उनका बीजेपी का आईटी सेल कह रहा था, लेकिन पब्लिक कुछ नहीं बोल रही। पब्लिक 2019 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में तब भी पब्लिक नहीं बोली। 2017 के चुनाव में जब 2 युवकों का साथ पसंद आया था, एक समाजवादी पार्टी की ओर से विज्ञापन दिया गया था, उस समय भी ऐसे ही बात आई थी, लेकिन युवकों का 2 युवकों के साथ पसंद नहीं आया था। इस बार कौन सी परिस्थितियां होगी कि 2 युवकों के साथ पसंद ही आ जाएगा। रही बात सत्ता पक्ष की, तो जो वोटर्स के जो वोट कम हुए हैं उसके पीछे एक वजह यह भी है कि सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता तो थोड़ा बहुत निकल करके लोगों के पास गए भी हैं, लेकिन विपक्ष के कार्यकर्ता निकलकर लोगों के घर नहीं गए। वजह है कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच अंतर विरोध है। दल मिल गए हैं नेताओं के दबाव में मुस्लिम वोट को एक रखने के लिए, दल तो जरूर मिल गए हैं कि मुस्लिम वोट मिलने पाए, मायावती जी को न मिलने पाए। ये एक आपने दिलचस्प बात बताई, क्योंकि ग्राउंड की रियलिटी है, आप सभी पत्रकार हैं, आप लोग भी उतना ही ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, आपका आकलन है। और अंत में प्रभात त्रिपाठी जी, मेरा छोटा सा सवाल आपसे यही है कि आपको क्या लगता है, ये भी कहा जाता है कि जो बीजेपी का वोटर है साइलेंट वोटर है, तो इन आंकड़ों को देखकर ये कहना कि किसका वोटर निकला, किसका नहीं निकला, कितना निकला, तो इससे कोई नतीजा इस प्रकार का निकाला जाना चाहिए क्या कि जनता ने मन बनाया है कि परिवर्तन चाहिए, या जनता ने मन बनाया है कि सरकार को एक मौका और देना चाहिए? देखिए आस्था जी, मेरी पिछली बात थोड़ी सी आप कट गई थी, आपने थोड़ा सा मुझे समय नहीं दिया था। मैं कहना चाहूंगा कि इस बार कोई भी चुनाव में, कोई भी सीट में दावे के साथ ये नहीं कह सकता है कि हमारा प्रत्याशी बहुत भारी मतों से जीत रहा है। जो उत्साह कार्यकर्ताओं में था, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट और पन्ना प्रमुख पहले बहुत मजबूत हुआ करता था, जो मतदाताओं को निकाल के ईवीएम तक ले जाता था। इस बार जब इन्होंने 400 पार का नारा दिया, तो कहीं ना कहीं ये मनोवैज्ञानिक बढ़त के लिए इन्होंने नारा तो जरूर दिया, लेकिन इनका जो पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख था वो बहुत शिथिल हो गया। आज उत्साह जो नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए भगवान राम का मंदिर बना, बहुत बड़ा काम हुआ इस देश के अंदर, कानून व्यवस्था बाबा योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा एक मॉडल है यूपी में, लेकिन मतदाता है वो निश्चित तौर पे वो उत्साह के साथ मतदान स्थल तक नहीं गया, और इसकी बहुत बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को हर सीट में उठाना पड़ेगा। मैं फिर आपसे एक बार कह रहा हूं कि मायावती को जो अंडर एस्टिमेट किया है, मायावती ने, मतलब आप ये मानकर चल रहे हैं कि बसपा को वो विश्लेषक बिल्कुल हल्के में ना लें जो ये कह रहे हैं कि इस बार बसपा जो है वो 2019 के कंपैरेटिव उतनी सीटें भी नहीं निकाल पाएगी, या एक सीट आ रही है अभी नहीं आ रही, ये इस तरह की भी बातें हो रही हैं। तो आपका साफ तौर पर यह मानना है कि बसपा फैक्टर है और वो कई सीटों पर समीकरणों को बिगाड़ देगी, चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आ सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, खबरें जारी हैं।